हाँ बेटा, तो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है. दिस चैप्टर इज कॉल्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर एक बेसिक टर्म जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जिस तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह से यहाँ पर एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस का एरिया वेक्टर है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस सरफेस से क्रॉस हो रही है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है. तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है बेटा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इट इज डिफाइंड एज फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस मींस B वेक्टर डॉट A वेक्टर. जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था E वेक्टर डॉट A वेक्टर, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स B वेक्टर डॉट A वेक्टर रहेगा. अगर यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लूँ तो B इंटू A इंटू कॉस थीटा, मतलब हमें वह फील्ड लाइंस लेनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर फॉर फील्ड लाइंस कौन सी होगी बेटा हमारे पास, B कॉस थीटा. तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिस एरिया से क्रॉस हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बेटा, फ्लक्स मिलता है. तो दिस इज द फ्लक्स फॉर रेगुलर सरफेस जिसका मुझे एरिया पता है. सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है जो इरेग्युलर है, तो अगर हम इरेग्युलर सरफेस से फ्लक्स निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक छोटा सा फ्लक्स निकालना पड़ेगा d5 फॉर स्मॉल एलिमेंट d है. ठीक है, देन टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. दिस इज द इंटीग्रेशन. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स. हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि आगे वाला जो कहानी है वो इसी पे बेस्ड है. ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है, क्या क्या फिनोमेना इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, लॉजिकल चैप्टर है, इमेजिन करने वाला चैप्टर है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में. हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये देखा गया कि पहले फेराडे जो साहब थे, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. उनका एक्सपेरिमेंट का जो मोटिव था, जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उन्हें मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप करनी थी बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, वो क्या चाहते थे कि मैं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर दूं. मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं और सर्किट में क्या फ्लो होना शुरू हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाना चाहिए. ये उनका कॉन्सेप्ट था. तो उन्होंने इस पे काफी रिसर्च किया. रिसर्च करने के बाद उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद फाइनली उनको रिजल्ट मिला. और वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से थे हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था वो क्या था, मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिया. क्रॉस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, करेक्ट. ठीक है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट. दिस इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर लूप रख देता हूं. ठीक है, और इस लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसका जो एरिया है वो एनी हाउ में कुछ चेंज कर रहा हूं, या तो इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं. तो ये देखा गया कि जैसे हम इसका एरिया चेंज करते हैं ऑटोमेटिक बेटा इस सर्किट में, देखो मैंने कोई सोर्स अप्लाई नहीं किया है बैटरी का, ठीक है ना, कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जैसे मैं एरिया चेंज करता हूँ. ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकाला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अच्छा, इसी तरह से इन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, इन्होंने देखा कि अब अगर मैं B को वेरी करता हूं, मतलब V इज वेरिएबल बट A इज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट कर दिया.
एरिया जब इन्होंने कांस्टेंट करके बी वेरी करवाया तो फिर से सडनली यहाँ पर क्या फ्लो लगा बेटा, करंट फ्लो लगा। मतलब अगर मैं ए को चेंज करता हूं या फिर मैं बी को चेंज करता हूं, दोनों केस में करंट फ्लो हो रहा था। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया बेटा इन्होंने यहाँ पर, अब इन्होंने यहाँ पर इसका रोटेशन करवाया, ठीक है। अब रोटेशन जो था वो भी इन्होंने दो तरह से करवाया। फर्स्ट रोटेशन जो था वो ऐसे करवाया एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब इसी प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो रोटेशन था वो ऐसे करवाया एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब ये जो कॉइल इसी प्लेन में रोटेट हो रही है, ये कॉइल आउट ऑफ द प्लेन रोटेट हो रही है। तो ये देखा कि इस टाइम पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, बट यहाँ पर सडनली करंट प्रोड्यूस होने लगा। इस केस में करंट हमें मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इनडायरेक्टली अगर देखें तो अगर मैं इन तीनों केसेस की बात करता हूं जहां मुझे करंट मिल रहा था, तीनों ही केसेस में करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि या तो बी चेंज हो रहा है या फिर ए चेंज हो रहा है, ठीक है। ए इज वेरिएबल, ए इज चेंजिंग, या तो ए चेंज हो रहा है या फिर बी चेंज हो रहा है या फिर एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हो रहा है, इनडायरेक्टली फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाल लिया क्या कि व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल और सर्किट, जब भी किसी कॉइल और सर्किट से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाता है। जब भी किसी सर्किट से पास होने वाला या कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो उस सर्किट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और किए जो आपकी बुक में दे रखे हैं। वो ऑब्जर्वेशन किस तरह से थे बेटा, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से उन्होंने किए कि मान लीजिए ये तो ऑब्जर्वेशन किए थे, साथ में और भी ऑब्जर्वेशन किए थे। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक कॉइल रखा और इस कॉइल को यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। सर फिर से यहाँ पर एक और कॉइल लिया और इस कॉइल को अगेन एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ फिर एक कॉइल लिया, इस कॉइल को भी इन्होंने यहाँ पर ऐसे गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अगेन एक और कॉइल लिया, उसको भी यहाँ पर ऐसे गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। कुछ ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या, इन्होंने एक मैग्नेट लिया मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाने के लिए और एक लूप ले लिया, क्लोज लूप, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेट और कॉइल दोनों रुके हुए थे तो देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो इससे क्रॉस हो रहा है बट वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी करंट ऑब्जर्व नहीं किया गया, डिफ्लेक्शन अभी भी जीरो था, पहले भी जीरो अभी भी जीरो। बट अगर मैं मैग्नेट का मोशन करवाता हूँ टुवर्ड्स दी कॉइल तो यहाँ देखा गया कि यहाँ पर एक करंट मिला हमें, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट का मोशन कर रहा होता हूँ अवे फ्रॉम द मैग्नेट तो देखा गया बेटा यहाँ पर भी हमें एक करंट मिला, ठीक है। फिर देखा गया कि अगर मैं दोनों का ही मोशन करवा देता हूँ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो भी हमें करंट मिलता है और करंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाला गया, सबसे पहले इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इन दोनों का कंबाइंड रिलेटिव मोशन जीरो हो रहा है। अगर रिलेटिव मोशन जीरो है तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं, और अगर फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, आगे जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, पीछे आएगा तो फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। इस केस में अगर बात करें तो देखो रिलेटिव मोशन इंक्रीज हो गया, पहले सिर्फ यही मोशन कर रहा था, अब दोनों मोशन कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव मोशन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। और जैसे रिलेटिव मोशन इंक्रीज होता है यहाँ पर सडनली करंट का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले गए बेटा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये निकाला गया कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होता है बेटा, रिलेटिव मोशन नहीं होता है। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन इंड्यूस्ड करंट इज जीरो। If relative motion is produced between coil and magnet, then induced current is obtained, and direction of current depends on direction of relative motion. आगे जा रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, पीछे आ रहा है करंट ऑटोमेटिक क्लॉकवाइज हो गया। Amount of induced current depends on magnitude of relative motion. Increasing the magnitude of relative motion, current also increases. ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो उन्होंने ऑब्टेन किए कब, जब उन्होंने
इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, फेराडेज लॉ या फिर सॉरी फेराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई। तो डेफिनेशन तो क्या बनेगी बेटा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स passes through coil or circuit, then an EMF is obtained in the circuit. This EMF is called induced EMF, and this induced EMF produces an electric current in the circuit. This current is called induced current. इस करंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, induced current बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, इस करंट को induced current कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया बेटा, हमारे पास लॉ हो गया, सॉरी एक्सपेरिमेंट हो गया, और ईएमआई का हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि भाई हमने ये तो देख लिया कि जो इंड्यूस करंट होता है वो कब प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे लेंज ने अपना लॉ दिया, और इन्होंने क्या बोला कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपने ही क्रिएटर का अपोज करना शुरू कर देती है। समझो बड़े ध्यान से, इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वह अपने ही क्रिएटर को अपोज करने लगती है। मतलब करंट जिस कारण से क्रिएट हो रहा है, मतलब करंट का जो क्रिएटर है, करंट उसी क्रिएटर को अपोज करती है, बोलो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेंज लॉ कहते हैं। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास एक कॉइल है, इस तरह से मैंने कॉइल ले लिया, ठीक है। अभी मैं मैग्नेट का मोशन करवा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। जब मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल ले जाता हूँ, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल और नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, यहाँ पर हमें करंट मिलता है। इस केस में करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज मिलता है और इस केस में हमें करंट क्लॉकवाइज मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? पहले जब ये मोशन नहीं कर रहा था बेटा, तब कोई भी करंट नहीं था। जैसे इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, करंट प्रोड्यूस हो गया। मतलब जो करंट क्रिएट हुआ है, इट इज ड्यू टू मोशन। तो लेंज साहब क्या बोलते हैं, करंट उसी कॉज का अपोज करती है जो इसे प्रोड्यूस करता है। अभी करंट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू मोशन। और कौन मोशन कर रहा है? नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये कॉइल क्या चाहेगी भाई, ये कॉइल ये चाहेगी कि ये नॉर्थ पोल मेरे पास नहीं आए, अपोज करेगा, क्रिएटर का अपोज करेगा। नॉर्थ इधर कब नहीं आएगा? जब ये ऑटोमेटिक किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, नॉर्थ को रिपेल करता है, और नॉर्थ में एरो किधर जा रहा है बेटा, इधर। तो ये क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जब नॉर्थ पोल जाएगा तो ये नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेगा। अपोज कब होगा? जब इसको अट्रैक्ट कब करेगा? साउथ पोल। इसलिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। हुआ इतना क्लियर? तो यहाँ पर जो करंट होता है क्रिएटर का ही अपोज करता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेंज लॉ होता है वो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इसका अपोज कर रहा है, बट फिर भी मैं इसको धक्का मार के ले जा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ वर्क कर रहा हूँ, और मेरा जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी एक्टिविटी किसमें कन्वर्ट होती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्या हमारा लेंज लॉ। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं फेराडेज लॉ क्या होते हैं। फेराडेज लॉ पढ़ने के बाद वहां पर कुछ चीजें होती है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अच्छे से इसको लर्न करिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। चलिए।